हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स कब यूज लिए जा सकते हैं, तो ये कभी भी यूज में लिए जा सकते हैं, ठीक है। और इनको आपको यूज में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? एट द टाइम ऑफ रिस्क असेसमेंट, जो हमारा ISA 315 बात कर रहा है कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपको मदद करेंगे यहाँ पे ये समझने के लिए कि भाई रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट कितना है। इसके बाद जब आप सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, मतलब हमारे सब्सटेंसिव प्रोसीजर जब आप परफॉर्म करेंगे, तो ISA 500 कह रहा है कि ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते टाइम आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को एज अ सब्सटेंसिव प्रोसीजर भी यूज में ले सकते हैं। फिर फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर, जब हम लोग ऑडिट फाइनलाइज कर रहे होते हैं, तो ISA 520 कहता है कि उस टाइम पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स को कंप्लीशन की स्टेज पे यूज करना चाहिए जब आप ओवरऑल कंक्लूजन फॉर्म कर रहे हो। तो देखो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिस्क असेसमेंट के टाइम पे भी क्लियर यूज में लिए जाएंगे, सब्सटेंसिव प्रोसीजर टाइम पे भी यूज में जाएंगे, और जब आप ऑडिट को फाइनलाइज कर रहे होंगे तब भी यूज में लिए जाएंगे। मतलब ओवरऑल सब टाइम पे हम लोग इनको यूज में लेते हैं। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? यहाँ पे सिंपल सी चीज है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? आया ना? यस और नो? यस सर। एम आई ऑडिबल टू ऑल? कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है क्या? हिया सिमरन, कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है क्या? सर बीच बीच में एक्चुअली आवाज सुनाई नहीं दे। अच्छा, एक सेकंड ना, रुको। नहीं, ये हो सकता है, माइट भी अभी थोड़ा मौसम खराब है, यहाँ पे बरसात बरसात का टाइम है, तो ये रीजन हो सकता है। ठीक है। अभी आ यस रही है सर। आवाज क्लियर? यस सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी क्या मौसम खराब चल रहा है ना, बरसात बरसात का टाइम है, तो इस वजह से थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज रेशियोज आप लोगों के पढ़े में, तो वो तो मैं वापस नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को। तो दे आर सर्टेन रेशियोज विच हैज बीन यूज्ड। यहाँ पे उन्होंने बताया एफिशिएंसी रेशियोज क्या होते हैं, रिसीवेबल कलेक्शन है, पेबल है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है, एसेट है, करंट एसेट्स हैं, क्विक रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, गियरिंग रेशियोज हैं। ये सब पढ़े हुए हैं आप लोगों ने यहाँ पे 12th के अंदर। यस सर। हाँ, तो ये वापस मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें है भी ज्यादा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है नहीं, वो थ्योरी है। ये एग्जाम्पल अभी हम छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक यहाँ पे बात बताई है कि भाई किस तरीके से आपको यहाँ पे फोकस आपका क्या रहेगा। तो ऑडिट रिस्क के आइडेंटिफिकेशन पे आपका फोकस रहेगा, और एक्सप्लेनेशन। ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेना ना। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो वो इसके ऊपर आएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑडिट रिस्क क्या है। ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, और हम लोग यहाँ पे ऑडिट रिस्क बताएंगे। ठीक है। और ऑडिटर्स बता करके फिर हो सकता है ये पूछा जाए कि भाई अब आप इस रिस्क को रिड्यूस कैसे करोगे। तो वो आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में तो बेसिकली ऑडिट रिस्क हमको आइडेंटिफाई करना है। देखो, ऑडिट रिस्क होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज अपने को पता लगे कि भाई आप एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दें। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का रिस्क ही ऑडिट रिस्क है। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिस स्टेटेड, यही है भाई ऑडिट रिस्क, सिंपल सी भाषा में। आया ना? यस सर। ठीक है। तो जब अपन कोई प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तो उस प्रॉब्लम को आपको ऐसे पढ़ना है कि भाई उसका इम्प्लीकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या आता है। ठीक है। क्योंकि हम बिजनेसमैन नहीं है ना, कोई भी प्रॉब्लम आप पढ़ेंगे तो उसको बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि भाई ये जो प्रॉब्लम इन लोगों ने बताई है, इसका इम्प्लीकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या आता है। ये दिमाग में रख के ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है भाई? समझ में आ गई यहाँ पे बात? यस और नो? यस सर। नाउ से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने बताया, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे इसमें से बता देता हूँ।
ठीक है, एक छोटा सा ले लेते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हमको दिए है ना, एक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, एक सेकंड ना। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का चार्ट इन लोगों ने दिया। इन्होंने कहा कि भाई देखो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अगस्त में कुछ भी नहीं था, सितंबर में कुछ भी नहीं है, अक्टूबर में कुछ नहीं है, नवंबर में कुछ नहीं है। स्ट्रेटली हमारा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में ये हमारा कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 4 महीनों में हुआ। अप्रैल में कुछ नहीं हुआ, मई में कुछ नहीं हुआ, जून में कुछ नहीं हुआ। ठीक है भाई, कितना हुआ है 2-3 महीनों में? ये हमारा टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। चार्ट समझ में आया आपको यहाँ पे, यस और नो? Yes. ठीक है, तो 3 महीने में लगभग ये अमाउंट हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। एक चार्ट इन लोगों ने ये भी दिया है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का ना। अगस्त में था सर्टेन रिपेयर्स का खर्चा, सितंबर में था, अक्टूबर में था, नवंबर में था, दिसंबर में था। अब देखो दिसंबर से जनवरी में कम होना चालू हो गया ये। जनवरी में कम हो गया, फरवरी में कम हो गया, और मार्च में बहुत ज्यादा। ये 3 महीने ऐसे यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, अप्रैल में वापस बढ़ गया है, मई में बढ़ गया है, जून में बढ़ गया है ना? यस और नो? Yes. इन 3 महीनों में कम हुआ, और उन्हीं 3 महीनों में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। ऐसा हुआ है, यस और नो? Yes. है ना? वापस से देख लो चार्ट में, इन्हीं 3 महीनों में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और इन्हीं 3 महीनों में आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस कम हुए। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन विच इज गिवन हियर। ठीक है, ऊपर क्या है बोला इन लोगों ने? ऊपर ये बोला कि भाई during the planning meeting with the client, you are informed that the company has taken $10,000 upgrade to its property, plant and equipment. तो प्लानिंग की मीटिंग के टाइम पे क्लाइंट ने आपको ये इन्फॉर्म किया है कि $10,000 उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट को अपग्रेड करने में खर्च किए हैं। अपग्रेडेशन तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ही होती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा होता है। होता है क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये उतना ही आ रहा है ये अमाउंट, 5200, 3950, 4550, इतना। ये 4800 हो गया, 5200, टोटल मिला के $10,000 हो गए ये। यस सर। तो इन्होंने इस $10,000 का कैपिटलाइजेशन कर दिया। अब आप बताओ कि क्या ये जो $10,000 का कैपिटलाइजेशन किया गया है, क्या ये सही कैपिटलाइजेशन किया है या गलत कैपिटलाइजेशन किया है? ठीक है, इट वॉज जस्ट एन अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन को, आपके पास कोई मशीन थी उसको आपने अपग्रेड कर दिया। ठीक है, आपके पास फोन है, आपके उसमें सॉफ्टवेयर आता है, आपने सॉफ्टवेयर नया डाल दिया। तो इट इज लाइक कि आपने नया एसेट खरीदा है, या फिर वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का ही पार्ट है, क्या है वो? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का पार्ट Repairs है। and maintenance. ठीक है, तो ये सिचुएशन इन लोगों ने यहाँ पर दी है कि भाई ये हुआ। अब आप क्या लिखेंगे इसमें? ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व, बताओ क्या है यहाँ पे? ऑडिट रिस्क क्या है यहाँ पे? जल्दी बताओ, ऑडिट रिस्क क्या है? ये देखो, पढ़ो इसको। ये वाली सिचुएशन तो समझ में आ गई कि भाई जिस पीरियड में कैपिटल एक्सपेंडिचर सब बढ़ रहा था, उस पीरियड में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो रहा था, है ना? ये तो बात समझ में आ गई, ऊपर आपने देखा चार्ट में, है ना? यस और नो? Yes. यस सर। नेक्स्ट डे से, ये इसका मतलब ऑडिट रिस्क ये है कि भाई इन लोगों ने, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट क्या आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट आएगा, सर एक्सपेंसेस विल बी ओवर एस्टिमेटेड। हमारे एक्सपेंसेस ओवर एस्टिमेटेड होंगे? Yes, sir. नहीं, सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। हमारे एक्सपेंसेस विल बी अंडर एस्टिमेटेड। अंडर एस्टिमेशन हो जाएगा ना एक्सपेंसेस का तो, और एसेट्स हमारे क्या हो जाएंगे? विल बी ओवर वैल्यू। Overestimated. ओवर एस्टिमेटेड। ये हमारा ऑडिट रिस्क है यहाँ पर इन्वॉल्व। अगर आप बोलोगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि $10,000 का जो एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर आपने, उसकी वजह से एसेट्स ओवर वैल्यू हो गए और एक्सपेंसेस अंडर वैल्यूड हो गए। आया समझ में यहाँ पे मिसक्लासिफिकेशन? ये हमारा इस तरीके से, दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई
दैट ऑडिटर्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा ये इन्होंने यहाँ पे समझाया। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे समझाया है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जांपल, जैसे कि अब इस वाले हिस्से को मैं ना छुपा देता हूँ, एक काम करता हूँ। अब से ये पढ़ो, कस्टमर्स आर स्ट्रगलिंग टू पे डेट, दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द सिनेरियो, ये समझ रहे हो, ये एक सिनेरियो है ना, ये Yes, प्रॉब्लम मैंने आपको दिया कि कस्टमर स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे अपना डेट पे करने में, इसमें ऑडिट रिस्क क्या इन्वॉल्व हो सकता है? सर या तो हम आरडीडी को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स इसकी वजह से ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। ऑडिट रिस्क क्या इन्वॉल्व है कि सर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि क्या इन लोगों ने उस कस्टमर्स को यहाँ पे जो प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन बनाते नहीं बनाते हम लोग, यस क्या सफिशिएंट प्रोविजंस बनाए हैं, क्या हमारे डेटर्स ओवर एस्टिमेटेड तो नहीं है, दिया आपका ऑडिट रिस्क है। रिसीवेबल में भी ओवर स्टेटेड हो सकता है कि अगर कस्टमर स्ट्रगल कर रहे हैं तो रिसीवेबल्स ओवर स्टेटेड हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस सो दिस इज द ऑडिट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, और ये क्या आइडेंटिफिकेशन किया है इन्होंने, इररिवेबल डेब्ट मे अराइज रिड्यूसिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये क्या आइडेंटिफिकेशन, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा ना, ये तो बिजनेस रिस्क है, ये तो बिजनेसमैन सोचेगा अगर मेरे कस्टमर से पैसा नहीं दिया जा रहा है तो नुकसान हो जाएगा, ये चीज तो बिजनेसमैन सोचेगा ना, ये ऑडिटर क्यों सोचेगा? ठीक है, यस ये सोचना है किसको, ये बिजनेसमैन को सोचना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है अप्रोच का, यस और नो? ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया कि भाई क्लाइंट एक फास्ट पेस इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है जो कि बहुत तेजी से जहाँ पे चीजें आउटडेटेड हो जाती है, तो अब आपको ऑडिटर्स बताओ क्या होगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है कि अगर ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पे फास्ट पेस्ड है, जहाँ पे चीजें बहुत जल्दी पुरानी हो जाती हैं, ठीक है, जब प्रोडक्ट बहुत जल्दी जल्दी बिकता है वरना खराब हो जाता है, तो इन्होंने बोला कि भाई इससे ऑडिट रिस्क ये आइडेंटिफाई होता है कि जो अकाउंट गोडाउन में इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसका वैल्यूएशन हो सकता है वो प्रॉपर नहीं किया गया हो, ओवर वैल्यूड हो वो, है ना इन्वेंट्री, क्योंकि भाई पुरानी जैसे हो जाएगी वो बिकेगी नहीं, उसको लोग खरीदेंगे नहीं, तो इन्वेंट्री रिस्कियर एरिया है, उस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आया समझ में, यस और नो? यस और इधर देखो, Yes, sir. बिजनेसमैन तो हमेशा प्रॉफिट के बारे में ही सोचेगा, तो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, यस रेवेन्यू कम हो रहा है ड्यू टू रिसेशन, ठीक है, रिसेशन की वजह से रेवेन्यू कम हो रहा है, ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है? गोइंग कंसर्न इश्यूज हाँ, गोइंग कंसर्न का इशू हो सकता है ना, गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर, अगर रेवेन्यू खत्म हो रहा है, नेगेटिव कैश फ्लोज है कंपनी के, तो क्या कंपनी ने गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है, ये आपका गोइंग कंसर्न का इशू। ठीक है, वो तो फिर भी प्रॉफिट के बारे में ही सोचेगा, सब में प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है बिजनेसमैन, यस देखो, सर सब में, मतलब सब में प्रॉफिट के बारे में ही सोच रहा है, हम प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे, हमारा काम वो नहीं है, वो बिजनेसमैन का काम। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर लिखने में सबसे पहले तो ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा असर्शन इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, असर्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है प्रॉपर पूरा, पर जैसे कुछ असर्शंस का एग्जांपल है, कट ऑफ है, वैल्यूएशन है, कंप्लीटनेस है, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बताना है कौन सा इफेक्ट होगा, रिसीवेबल इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, या पेबल इफेक्ट होंगे, या इन्वेंट्री इफेक्ट होगी, वो एरिया आपको बताना है। ठीक है, रिस्क आपको बताना है कि वो ओवर स्टेट होगा या अंडर स्टेट होगा। ठीक है, कंपोनेंट आपको बताने हैं, अगर ये कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट में कंट्रोल पे आ गए,
ठीक है, स्टेट द कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क अफेक्टेड, इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क। ये इन्होंने यहाँ पे समझाया। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? यस सर। अब नेक्स्ट इन लोगों ने क्या बता दिया, ये वाला भी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ऑडिट रिस्पॉन्स वाला, क्योंकि पहले ऑडिट रिस्पॉन्स हमको पढ़ने पड़ेंगे ना, प्रोसीजर हमको पढ़ने पड़ेंगे। अभी प्रोसीजर हमने पढ़े नहीं है ना, प्रोसीजर पढ़ेंगे अभी हम ना, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन उन्होंने बुक में थोड़ा जल्दी दे दिया है, पहले आपको पढ़ाना चाहिए यहाँ पे। चैप्टर में और क्या बचा है? चैप्टर तो अपना कंप्लीट हो गया ये वैसे, है ना, कुछ बचा नहीं है इसमें। ये इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी दे दिया ना, पहले अपन रिस्पॉन्सेज पढ़ेंगे, मतलब प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, फिर अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन रिस्क का ही करना है। तो अभी वो मैंने तुम लोगों को बोला था, वो तुम लोगों ने देखा क्या, पोर्टल, अपना स्टूडेंट पोर्टल, देखा नहीं देखा? नहीं देखा? सर देखा है, सॉल्व नहीं किया, नोट्स भी पढ़े थे। चलो ठीक है, मैं कल कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखता हूँ स्टूडेंट पोर्टल पे, और उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर ये चैप्टर पढ़ के आना, क्योंकि कल बस इतना करेंगे ना हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ उसका पर्पस होगा ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करना, और कोई पर्पस नहीं होगा। ठीक है भाई? यस। और कुछ नहीं, चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गया है, फिर नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, 6 चैप्टर पढ़ना। ठीक है? यस सर, सर कल क्लास है? कल फ्राइडे ही तो है। ओ यस सर। हाँ, कल तो है ही सही ना। ठीक है, आज फिर खत्म करें भाई क्लास यहाँ पे। यस। चलो बाय, गुड नाइट। ठीक है शुभ हाँ सिमरन, जी एक बार सर। चैप्टर पढ़ के आना कल, क्योंकि कल से ऑडिट रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना सीखेंगे, है ना? यस सर। यस चलो सर। बाय, गुड नाइट।